नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम 10 तक दिल की बात कलम से। अपने सभी दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। और आप सभी जानते हैं कि 10 तक दिल की बात कलम से एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ साहित्य की उड़ान पर जो शख्सियत हैं, साहित्य के आसमान पर जो अपनी उड़ान पर हैं, अपनी खास पहचान रखते हैं, वो शख्सियत हमारी मेहमान होती है, कलम के सिपाही जो हैं। और इस साहित्यिक कार्यक्रम में आप जानते हैं हमारे साहित्यकार के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में कि वो क्या लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, किन हालातों में लिखते हैं, कैसे कवि बने, पूरी जीवन यात्रा का वृतांत आपके सामने समक्ष सब होता है। और निस्संदेह आपको बहुत आनंद आता है, आपकी ईमेल के माध्यम से हमें सब अवगत होता है। और इस कड़ी में आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ऐसी हस्ती हैं कि जैसे माँ शारदा के एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में वेद है, यानी साहित्य और संगीत दोनों को एक साथ संभाले हुए हैं माँ शारदे की तरह। ऐसी हस्ती हमारे साथ हैं। वो टीवी एंकर भी हैं और रेकी करती हैं, मतलब एनर्जी हीलर हैं, और एक पंजाब नेशनल बैंक से जो है चीफ मैनेजर की पोस्ट से भी सेवानिवृत्त हैं। और साथ ही वो क्या नहीं है, वो मैं तो समझती हूँ वो सर्वगुण संपन्न महिला है जो घर के साथ साथ बाहर भी जिन्होंने अपनी पहचान कायम की है, पहचान बनाई है। और आज हमारे साथ हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मीता खन्ना जी की। मीता जी, आपने दस्तक के प्रांगण में आज जो है दिल की बात कलम कहने के लिए आज दस्तक दी। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं जस्ट टीवी पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जस्ट टीवी के सारे दर्शकों को मेरी बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और बहुत बर्थडे वाली हेलो। अब आप पूछेंगे कि मैंने ऐसे क्यों बोला। जो मेरा टीवी शो की आपने बात की तो उसमें मैं जब भी शुरुआत करती हूँ तो ऐसे ही शुरुआत करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जी, शुक्रिया। और इतने आपने अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, इतनी ज़बरदस्त आपने मेरा जो परिचय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इस एक जीवन में सीखने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अगर कुछ इल्म हासिल हो जाए थोड़ा बहुत तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं वो जानते हैं कि आज हमारे जो मेहमान हैं उनकी जीवन यात्रा क्या है, कैसे सीखा, क्या क्या किया, ताकि वो प्रेरणा, आप उनके लिए प्रेरणा है तो उनको प्रेरणादायक अपने जीवन के वो रहस्य वो पढ़ते खोले कि वो भी प्रेरित हो। अपना मकसद ये भी होता है कि साहित्य से तो परिचय होगा ही, लेकिन साहित्यकार के जीवन से परिचय होता है। इसीलिए दस्तक में दिल की बात कलम से भी होती है और दिल की बात दिल से भी होती है। क्या बात है। और मैं एक सेकंड में आपको पहले बता दूं कि मैं इस मामले में एक और बात कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी इस चीज की है कि मैं आपके द्वारा इंटरव्यू की जा रही हूँ। और आपको कौन नहीं जानता, पूरे अब तो विश्व की बात करें, अब तो ट्राई सिटी वाली बातें रह नहीं गई हैं, विश्व भर में आपको एक बहुत अच्छी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, इंटरव्यू आपका तो आप ही बात करते हैं। आप बहुत शुक्रिया, आपका प्यार, आप मेरे लिए इतनी तवज्जो रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज आपसे रूबरू है तो आपको ज्यादा जानेंगे हम। तो आप ये बताइए कि आपका नाम मीता है, मीता खन्ना, लेकिन आपका नाम गुरमीत भी है। तो ये गुरमीत पहले थे या मीता खन्ना बाद में, किसी की मीत बनने के बाद मीत हुई, ये रहस्य खोलिए, इस पर जरा प्रकाश डालिए कि आप गुरमीत भी हैं और मीता भी हैं। जी हाँ। तो क्या है कि वैसे मैं बता दूं, दिल तो बड़ा था कि ऐसा चटखारे लेकर के चटपटा सा जवाब दे दूं कि हाँ मीत बनने की बात, पर ऐसा है नहीं। सच्चाई जो है वो ये है कि मीता मेरा निकनेम रहा है बहुत बचपन से। तो मम्मी आवाज लगाती थी तो मीता आवाज लगाती थी। और गुरबाणी में बहुत आता है मीता, बहुत जगह इसका जिक्र है इस लफ्ज का। मीता मतलब मित्र, मीत प्यारा। तो और मेरा फॉर्मल नेम जो स्कूल नेम रखा गया था वो गुरमीत कौर था। तो जब तक तो मैं बैंक में जॉब करती थी, जैसे कि आपने अपने दर्शकों को बताया,
कि मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में मैं थी, चीफ मैनेजर थी। तो तब तक मैंने एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था, तो वो फॉर्मल नेम चलता रहा। तो मैंने एक्चुअली सुपर एनुएशन जैसे होता है ना, उस एज में आके अपनी जॉब नहीं छोड़ी। तो मैंने जॉब पहले छोड़ दी थी, मैंने रिजाइन किया क्योंकि मुझे मीता खन्ना बनना था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अब इस संसार में आऊं, जो कला का संसार है, जो कि मेरे अंदर था, शादी से पहले से था। तो और थोड़ा बहुत मैं वहाँ सीखती थी शादी से पहले दिल्ली में। तो बट फिर मैंने उसको वापस से जगाया और उसको सामने लाने की कोशिश की। क्या बात है जी। तो फिर आपका जो है जुड़ाव लेखन से पहले हुआ या संगीत से पहले हुआ? क्योंकि आप संगीतज्ञ भी हैं, आप गाती हैं और YouTube चैनल्स पे आपके लिंक हैं और आपने टीवी होस्ट किया, कनाडा में भी आपने काफी कार्यक्रम होस्ट किए हैं। तो जरा उस पर प्रकाश डालिए, वो कौन सा कार्यक्रम था? और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वहाँ के इस वक्त आपको देख रहे होंगे, तो वो पहचान जाएंगे कि ये हमारी मीत है। जी हाँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कनाडा में एक्चुअली अभी भी मैं करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कनाडा जाती हूँ मेरा शो मेरे लिए ओपन रहता है। हम लोगों को एंटरटेन करते हैं गीत गा गा कर। अच्छा। इसमें हमारे जो श्रोता दर्शक होते हैं वो अपने गीत फोन पर सुनाते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग मजेदार गीत सुनने मिलते हैं। ऐसे गीत खास तौर पे पंजाबी के लोक संगीत से जो जुड़े हुए गीत हैं, जो कि प्रायः लुप्त हो चुके हैं, जिनको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ गाँव से लोग वहाँ काफी पहले के उठ के गए हुए हैं ना, तो उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके पास ये धरोहर है, धरोहर के रूप में। बिल्कुल। और वो जब वो शेयर करते हैं तो बहुत मजेदार शो बन जाता है, एक एंटरटेनिंग शो। और जो हमारे डायरेक्टर हैं बुलर साहब, वो हमेशा कहते होते हैं कि भाई आपका ये शो ना हमने एंटरटेनमेंट के लिए रखना है, क्योंकि हम सारा दिन इतनी टेंशन वाली न्यूज से इतने दुखी हो जाते हैं कि इस शो में बहुत रिलैक्स फील होता है। सही बात है। और पंजाबियत का तो रंग ही अलग होता है। हमारे विदेशों में बैठे हमारे जो पंजाबी हैं, उनकी रूह यहाँ अब भी बसती है, चाहे शरीर वहाँ हो। ओह यस यस, है ना, ये तो है ही। और बातों का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। तो एक सवाल और मेरे जहन में है कि आप संगीत से पहले जुड़े या लेखन से? पूछा था। जी। तो क्या है कि मैं जब छोटी ही थी, 11th-12th में थी, तभी मैं थोड़ा बहुत लिखती थी। जैसे कि हमारे घर में माहौल था थोड़ा सा, हमारे घर में जो मैगजीन्स आती थी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, अब तो वो बंद हो चुकी हैं शायद, तो ये सब हमारे पास हमारे घर में आती थी। तो हम हिंदी पढ़ते थे। दिल्ली शहर का मेरा जन्म है, वहीं पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की। तो उस माहौल में थोड़ा बहुत जैसे सुनते थे, दूरदर्शन ही होता था, हम कोई कभी दरबार में नहीं जाते थे, पर इन्हीं सब से कुछ ना कुछ दिमाग में शब्द कुलबुलाते रहते थे। तो थोड़ा थोड़ा लिखती थी। तो फिर वो तो सब फेंक फूंक दिया, क्योंकि तब ऐसे बचपना था ना, तो इतनी कच्ची पक्की नज़में होंगी। और मोरओवर इतना कोई सीरियसली लिया नहीं, मुझे लगा नहीं कि भाई ये कोई चीज रखने वाली है। नहीं, मुझे लगता है कच्ची उम्र की कच्ची पक्की रचनाएं थी। अभी वरिष्ठता के स्वभाव में आके जो है वो अब उनका स्तर नहीं अच्छा लगता कि अब जो मयार है, अब जो हो चुका है, तो ये बातें भी रहती हैं। तो एक बात और भी पूछनी थी, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। तो और आज हमारी खास मेहमान है मीता खन्ना जी, जो कि जाने माने गीतकार हैं, लेखिका हैं, और बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं, आगे जानते हैं उनके बारे में और भी बहुत कुछ। तो मीता जी, आप लिखती भी हैं, गाती भी हैं, तो बातें भी करेंगे आपसे, बहुत कुछ है साझा करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि शुरुआत जो है अभी आप अपनी नज़्म से करें, जो आपने खुद लिखी है और खुद ही आपने संगीत भी दिया है। जी, स्वागत है। धन्यवाद ये कहने के लिए। एक्चुअली मैंने गज़लें अभी हाल ही में लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि शायद बहुत मुश्किल विधा है ये, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत नज़म लिखती रही हूँ, काफ़ी समय से लिख रही थी, तो पर संगीत की तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी। तो दूसरों की लिखी गज़लें काफ़ी गाई हैं मैंने, और ख़ास तौर पे अपने गुरु श्री बी डी कालिया हमदम जी की काफ़ी गज़लों को मैंने कंपोज करके गाया है, रिकॉर्ड भी किया है। तो पर अब मैं अपनी गज़ल आपको सुनाऊंगी। तो आजकल बार बार मौसम ना एक बड़ा सुहावना सा हो रहा है। जी। तो
जो एक फीलिंग आती है सुहावने मौसम में, कुछ रोमांस की, कुछ प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की, जी तो कोशिश करती हूँ इसको बातरन्नुम आपके सामने पेश बिल्कुल। करूँ। हम तो बेसब्री से बैठे जी। पूरे दिल दिमाग सब खोल के बैठे हैं। दिल तेरा अभी दीवाना है सनम, दिल तेरा अभी दीवाना है सनम, आजा मौसम आशिकाना है सनम, दिल तेरा अभी दीवाना है सनम, तेरे जलवों की कहानी मरहबा, वाह वाह वाह। तेरे जलवों की जवानी मरहबा, प्यार तुमसे अब जताना है सनम, आजा मौसम आशिकाना है सनम, दिल तेरा अब भी दीवाना है सनम, रास्ते मुश्किल है फिर भी मेहरबान, वाह वाह। रास्ते मुश्किल है फिर भी मेहरबान, मंजिलों को पा ही जाना है सनम, क्योंकि हम मुश्किल रास्तों की बात किए बिना रह नहीं ना सकते। मंजिलों को पा ही जाना है सनम, शेर देखिएगा जी। राज दिल हमसे छुपाया ना गया, क्या बात है। राज दिल हमसे छुपाया ना गया, नजरों से तुमको बताना है सनम, क्या बात। नजरों से तुमको बताना है सनम, सामने गैरों से वो मिलते रहे, सामने गैरों से वो मिलते रहे, प्यार का ये रंग पुराना है सनम, प्यार का ये रंग पुराना है सनम, इश्क में जज्बात जिंदा है अभी, क्या बात है। इश्क में जज्बात जिंदा है अभी, अब भी धड़कन तेज होती है सनम, क्या बात है। वाह वाह। अब भी धड़कन तेज होती है सनम। क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके जीवन में ना ये बारिशें होती रहें और ये जो आपकी धड़कनें हैं तेज होती रहें, और जो समक्ष आपके बैठे हैं अभी भी उनको देख कर के आपकी धड़कन बहुत गति पकड़े हुए है, और ये मोहब्बत बरकरार रहे और ये मौसम आपकी जिंदगी में हमेशा सुहाना रहे। बहुत शुक्रिया बीता जी। मैं तो ये सोच रही थी कि आपको देखूं या सुनूं, मैं दोनों कर रही थी। और मेरा दिल कर रहा था कि सुभान अल्लाह। ये आपकी ज़रा जी जी जी, जैसे आपका वो अंदाज था तो क्या बात है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि पुरसुकून है आपसे इस तरह से बात करना भी, आपको सुनना भी। और ये बताइए कि जो गज़ल आपने लिखनी शुरू करी आपने बाद में करी है, तो संगीत का शौक कब लगा, कि कब सोचा आपने कि संगीत सीखना है, ये भावना कब हुई? हाँ जी, तो हम जो है जैसे मैंने बताया कि बेसिकली हमारे घर में माहौल ऐसा था थोड़ा, और मेरे जो ब्रदर थे अब वो शरीर छोड़ चुके हैं 2020 में, तो वो लाते थे तो ना तब नई नई कैसेट्स वगैरह चली थी, तो इन गज़लकार बहुत ज़्यादा तब ये चल रहे थे, जैसे गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, और हमारे यहाँ जगजीत जी टेप रिकॉर्डर में लगती थी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो वो हमारे घर में होता था, तो वो आके वो सुबह मतलब जैसे हमारा बिजनेस, आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, तो वो आते थे बहुत थके मांदे शाम को रात को जैसे, तो उन्होंने आते ही वो लगानी, तो घर का माहौल ऐसा संगीतमय हो जाता था। और दूसरा ये होता था कि मेरे मम्मी पंजाबी के गीत गाते थे, जैसे शादियां होती है घरों में, तो ढोलकी के गीत है ना, ढोलकी के गीत या लोकगीत, तो वो उनके साथ साथ हम गाते रहते थे, है ना। और हमारे घर में फिर एलपी रिकॉर्ड्स आए हुए थे पहले, उससे पहले एलपी रिकॉर्ड्स होते थे, तो सुरिंदर कौर जी, प्रकाश कौर जी, आशा सिंह मस्ताना जी के गीत बजते थे। तो वो गीत जो एक स्वर, जो सुर थे वो दिमाग में तो रहे। तो जब ये गज़लें मैंने सुनी तो मैंने देखा कि लोग ना वाह वाह बड़ी करते हैं किसी किसी पॉइंट पे, तो ये तो नहीं समझ में आता था क्यों वाह वाह करते हैं। भी संगीत सीखना अच्छा लगता था, कोई चीज़ अच्छी लग रही है आपका दिल करता है वाह वाह, तो मुझे समझ आनी चाहिए सुनने की, मुझे ऐसे लगा। तो श्री राम भारती कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में मैंने वहाँ पे जी। मेरी एक फ्रेंड ने मैं उसका जिक्र कभी करना भूलती नहीं हूँ, साधना गिजरे उनका नाम है, तो दिल्ली में ही रहती हैं, साधना गिजरे कृष्णन, तो उन्होंने कहा चल हम सीखते हैं वहाँ जाके। तो और उस वक्त आपकी क्या उम्र रही थी? आई वाज लाइक मैं 18 साल की थी। अच्छा। हाँ, तो ग्रेजुएशन, शादी हो गई थी? नहीं। अच्छा, शादी नहीं हुई थी। शादी को बहुत टाइम पड़ा था। अच्छा। क्योंकि मैंने तो ऑफिसर बनना था ना। अच्छा। मैं तो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी थी, उसके लिए अंडर एज थी, तो हमने कहा चलो टाइम भी पास हो जाएगा, एज भी आ जाएगी तब तक कॉम्पिटिशन्स के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही थी साथ साथ, तो फिर ये किया, तो फिर बहुत आनंद आया, एक नई दुनिया की में जैसे मैं प्रवेश कर गई। मुझे अद्भुत लगा बहुत ज़्यादा ये संसार कि कैसे ताल होती है। तो जो गुरुजी थे, हमारे गुरु हेमचंद जी थे, जो हमें सिखाते थे, तो एक तबला वाले उनके साथ बैठे रहते थे, तो वो तब ना ऐसे गज़लें गाते रहते थे और शायर लोगों की, और हमें कहते थे साथ में गाओ, है ना। तो उस वक्त लगता था कि क्या सिखाते हैं ना, हमें तो समझ में नहीं आता, ये सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। अब जाके ना उर्मिल जी एहसास होता है कि वो अंदर हमारे रची बसी हैं, एटलीस्ट मेरे अंदर तो पूरी तरह रची बसी हैं। कितना समय सीखा आपने उनसे? वहाँ तो मुश्किल से 1 साल, एक साल। वो भी ऑन एंड ऑफ जाते थे, कॉलेज था ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी मैं, तो बट कभी कभी चले जाते थे सैटरडे को ऐसे करके, या कभी किसी दिन और। पर यह है कि बहुत कुछ सीखा जी, आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है। ये आपकी गज़लों की तरन्नुम से, आपकी तर्ज से, आपका जो शब्द है, आपका जो आगाज़ है, अंदाज, उससे साफ पता चलता है कि बड़ी शिद्दत से आपने तपस्या करके ये मुकाम हासिल किया है। लेकर मीता खन्ना जी को, जी हाँ, हम बात कर रहे थे उनके जीवन के बारे में, बड़ी खूबसूरत गज़लें सुना रहे हैं, नज़में, खुद की लिखी नज़में सुना रहे हैं, और खुद के अंदाज में, जो कि खुद एक संगीतज्ञ भी हैं, गायिका हैं। तो बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे, जानते हैं उनके बारे में और बहुत सारी बातें। तो मीता जी, आपसे एक सवाल और करना है। आप जो है एनर्जी हीलिंग करते हैं। हाँ जी। तो ये एनर्जी हीलर क्या है? मतलब हमें थोड़ी बहुत समझ है, लेकिन हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए क्या होता है ये। इस पे भी सवाल करें, क्योंकि आपकी मैंने बायोडाटा देखा था, तो मैं खुद ये सवाल सबके समक्ष करना चाह रही थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही प्रमुख पहलू है ये, क्योंकि ये वो पहलू है जिसने कि मेरे जीवन जीने के ढंग को, मेरी जीवन शैली को, और मेरे आसपास के माहौल को, मेरे अंदर की मन को, और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बदला, मतलब सुधार लाया। तो एनर्जी हीलिंग होता है कि मैं एक स्पिरिचुअल ग्रुप को फॉलो करती हूँ, उसका नाम है फीड द सोल एनर्जी हीलिंग, फीड द सोल एनर्जी हीलिंग। तो इसमें हम प्राणा हीलिंग करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर जब चलता है, एक वाइटल फोर्स उसको चलाता है, राइट? तो उसको हम कहते हैं प्राणा। जैसे प्राणायाम करते हैं, बिल्कुल, तो प्राणा। तो हमारा शरीर उस प्राणमय कोश में है, तो उस प्राणा को हम हील करना सीखते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे पहले, उनके पास कोई उपचार के साधन नहीं थे, कोई शल्य चिकित्सा के साधन नहीं थे। बहुत पुरानी, आयुर्वेदा से भी पुरानी बात बता रही हूँ। तो उस वक्त
हमारे ऋषि, हमारे गुरु लोग, आपने देखा होगा अक्सर उनकी मुद्रा ऐसे होती है या ऐसे होती है। हाँ, वो इस मुद्रा ऐसे में है, रहते ऐसे हैं ना। हाँ, तो आशीर्वाद अपने मुद्रा में। हाथों से वो हीलिंग एनर्जी लोगों को भेजते थे। ऐसे आप कई बार महसूस करते हैं कि किसी की प्रेजेंस में ही आपको बहुत अच्छा लगता है, उनका सानिध्य आपको एक किस्म का आपका उपचार कर रहा होता है। तो जब आप, वो क्या होता है कि उनकी जो एनर्जी या ऑरा जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसा होता है कि उसमें आपको अच्छा लगता है, आपका एक किस्म से उपचार होता है। आपके जो शरीर में, आप कहीं गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, आपको शांति महसूस होती है, क्योंकि वहाँ का ऑरा ऐसा है, वो आपके अंदर से जो डर्टी और परेशानी वाली एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं हैं, उनको आराम से हटा के वो शांत कर देते हैं। तो ये होता है। तो हमारा भी काम यही है। तो हम हाथों का प्रयोग करके, उसके तरीके हैं, उसकी टेक्निक है। मुझे आपकी इस बात से एक बात समझ में आ गई है कि ये रेकी ऋषि मुनियों के माध्यम से हमारी परंपरा में तो आई जी, लेकिन एक माँ होने के नाते जी, आज मुझे एक बात और समझ में आ रही है कि कई बार बेटी या बेटा मेरी गोद में आके लेट जाते हैं और कहते हैं मम्मा मेरे सिर पे हाथ फेर दो, आराम आराम से, और हम उनके माथे पे हाथ फेरते हैं, गालों के हाथ फेरते हैं या उनके बालों को सहलाते हैं, तो वही कहते हैं कि मम्मा रिलैक्स हो गए। बिल्कुल। तो अब समझ में आया कि माँ के स्पर्श पे भी वो रेकी होती है। हाँ, स्पर्श की तो जरूरत ही नहीं, ये रेकी नहीं है, रेकी हमारा मतलब प्राणा चिकित्सा हीलिंग तो है ही कहीं ना कहीं। हाँ, पर मेरा मतलब आशीर्वाद स्वरूप। हाँ, आप अगर स्पर्श की भी जरूरत नहीं होती कई बार। अच्छा। कई बार तो ऐसे होता है ना कि माँ के पास हम टच तो नहीं करते, हमारी हीलिंग्स नो टच हीलिंग्स है, हम बिना टच के हीलिंग करते हैं। तो इसलिए हम डिस्टेंट हीलिंग्स करते हैं। जैसे आप कोई अमेरिका में, कनाडा में बैठा है, कहीं भी बैठा है संसार में, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ एनर्जी द्वारा जुड़े हुए हैं ना, एक ही एनर्जी में सब बैठे हुए हैं, एक ही नूर से है सब उपजा। तो इस करके हम एक दूसरे को बड़े आराम से उनकी एनर्जी को फील करके, समझ के, और उसमें से डर्टी निकाल के उसको अच्छी एनर्जी भरते हैं। और फिर थोड़ा गजलों के माध्यम से भी हम डर्टी एनर्जी को निकाल के क्लीन करते हैं। ये भी उपचार का माध्यम है। जी, स्वागत है। तो मैं एक नज़म आपके सामने अपनी पेश करती हूँ। जी जी, स्वागत है। तो नज़म ऐसे है कि क्या है कि उम्र की बात कई बार अक्सर लोग करते हैं कि अब कुछ भी बात करो ना, अक्सर कहते हैं उम्र हो गई है ना, उम्र हो गई, या मुझे लोग कहते हैं इस उम्र में। तो उसका भी जवाब मैं देती होती हूँ कि उम्र का क्या है जनाब, कुछ तजुर्बों की बात है, कुछ सबक सीखे हैं जिनका ये सब तकाजा है। कहते हैं ना उम्र का तकाजा, तो ये सबक जो सीखते हैं उन्हीं का तकाजा। क्या बात। और वैसे भी कहते हैं उम्र तो एक गिनती है। तो अब हम गिनती भी नहीं करते, तो करने भी नहीं चाहिए। तो अक्सर मतलब जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास ना, जैसे कनाडा अमेरिका में लोग बच्चे रहते हैं। एक बात कहना चाहूंगी, समय को देखते हुए हम गजल पे जरा थोड़ा सा वो करें। अच्छा, मैं फटाफट तो हाँ, मैं उसी की बैकग्राउंड छोटी सी बताऊंगी। जी जी बिल्कुल। कि एक दो लाइनों में कि जब पेरेंट्स आजकल अकेले हैं यहाँ पे, माता पिता है ना, तो बच्चे बाहर हैं, तो अच्छा, उनसे उनकी बात है, वो थोड़ी भाव सी है इसमें। जी जी। तो वो कहते हैं कि अब अकेलापन नहीं खलता है साहब, क्योंकि वो अकेले हैं फिर भी बोलते हैं, अब अकेलापन नहीं खलता है साहब, जिंदगी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है, अब अपना साथ भी अच्छा लगता है। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। अब अपना साथ भी अच्छा लगता है। याद तो आती है बीते दिनों की, उन लम्हों की, पलों की, गुजरा करते थे जो भीड़ में, कभी दोस्तों की और कभी परिवार की, कुछ तन्हाई के लिए तरस जाया करते थे। आवाज़ें आती हैं ना, अरे अकेली क्यों बैठी है अपने कमरे में, चल उठ, सब जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ, बड़ी बहन कहती। कुछ दिन दोस्तों की महफिल ना जमती तो वो कहते हाँ हाँ बड़ी बंदी बन गई है, मिलती नहीं, और ये सब चलता रहता। फिर एक ऐसा वक्त आया कि अकेलेपन ने ऐसा घेरा कि कोई आवाज़, क्या हाल है, क्या दर्द है, कोई आवाज़, क्या हाल है, कैसी है, बहुत दिनों से बात नहीं की, के लिए कान तरसने लगे। कई दिन बीत जाते किसी से बात किए, उदासी घेर लेती थी, तकलीफ़ भी होती थी, घबराहट भी और गुस्सा भी आता था। बहुत लंबा वक्फा था पर अब जैसे अरसा बीत गया हो, अब बोलने का मन नहीं करता, अब बोलने का मन नहीं करता, सुन लेती हूँ,
लेकिन कुछ कहती नहीं। खुद में ही रहने लगी हूँ, खुद ही के साथ। क्या बात है। खुद में ही रहने लगी हूँ, खुद ही के साथ, वो साथ जो मुझे भाने लगा है, जो हमेशा से मेरा था और रहेगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मेरा हमसफर, मेरा हमदम, मेरा साथ। जी जी, शुक्रिया। और वैसे भी तन्हाई और अकेलापन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। एकांत और अकेलापन, बिल्कुल। ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। एकांत में हम कुछ रचनात्मक करते हैं और तन्हाई में हम दुखी होते हैं। तो आपकी जो रचना है वो एकांत की पुरजोर समर्थन करती है, खुद को संवारने का, खुद को बनाने का, जी, खुद को समझने का, खुद को समझने की प्रक्रिया के लिए जुड़ी है आपकी कविता। और उम्मीद करती हूँ एक और गजल की। जी। तो मैं ये गजल इसको तरन्नुम में तो नहीं सुनाऊंगी, थोड़ा टाइम लगता है तरन्नुम में। अच्छा, बाकी दो अंतरे सुना दीजिए। हाँ चलिए, मैं 2-3 शेर सुना देती हूँ। जी। तो गजल का मतलब है, धरती कहती रही दास्तां उम्र भर। तो हम बात करते हैं औरत की। औरत को धरा के तौर पे मैं, क्योंकि उसके ऊपर ही सारा घर टिका है ना, धरा की बात होती है तो वो धरा भी बहुत कुछ बोलती है। धरती कहती रही दास्तां उम्र भर, सुन के रोता रहा आसमां उम्र भर। धरती कहती रही, पलकें भीगी रही, तुमने देखा नहीं। पलकें भीगी रही, तुमने देखा नहीं। दिल ही मेरा रहा राज़दां उम्र भर। धरती कहती रही, वक्त बदलेगा खुशबू भी लौट आएगी। 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 फिर से महकेगा अपना जहां उम्र भर। धरती कहती रही। और ऐसे लम्हों, एक शेर और सुना देती हूँ, मख्ता ही सुना देती हूँ आपको। दुनिया ढूंढेगी फिर से निशान उम्र भर। दुनिया मीता अपने भी दिन अब संवर जाएंगे। रखना दिल में उम्मीदें जवां उम्र भर। धरती कहती रही। आपके टाइम के चक्कर में मेरा शेर भी गड़बड़ हो गया। समय का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो समय खुद ही हमारा ध्यान रख लेगा, ये प्रकृति है। और दोस्तों, मीता खन्ना जी को सुन रहे हैं और अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। बहुत कुछ अभी अनसुलझे सवाल पूछेंगे उनसे और कुछ पहेलियां हैं उनके लिए। आप सुन रहे हैं उनकी नज़में, गज़लें, जीवन के अनुभव, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं और बहुत कुछ उनके बारे में। मीता जी, आपसे एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि आप एक शक्ति हैं और स्त्री अपने आप में एक शक्ति है। वो स्त्री है, वो शक्ति है। अलग अलग रूप हैं उसके, हर भूमिका में वो जीवन में सबको उतारती है, सबका पालन पोषण, जीवन उद्धार करती है। जीवन के हर पथ पर, हर मोड़ पर वो अनुगामी है, कभी अनुयायी है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप साहित्य सृजन करते हैं या संगीत की विधा को आगे संपन्न करते हैं, रियाज करते हैं, गाते हैं, परिवार का कितना सहयोग है? जी जी। तो परिवार के सहयोग के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं होता, चाहे आप एक औरत हैं या पुरुष हैं। अगर आप कभी सृजनात्मक कार्य में अगर आप हैं, चाहे संगीत है, नृत्य है, चाहे आप लिखते हैं, जी, बिल्कुल, तो परिवार का सहयोग तो निश्चित है। पर हाँ, एक बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि शादी से पहले मैं जो संगीत सीखती थी और उसके बाद मैंने 20 साल का मुझे गैप आना पड़ा, क्योंकि जब आप परिवार की इतनी जिम्मेवारियों के बीच में आ जाते हैं तो आपको अपनी जो
एक प्रायोरिटीज जिसको बोलते हैं ना, जिसको आपने पहले क्या करना है, पहले क्या, तो पहले तो वो आ जाता है कि आप बच्चों को देखते हैं कि आपके बच्चे सही ढंग से सही रास्ते पर जा रहे हैं, सही उनको समझ आ रही है ज़िंदगी की, जीवन को अच्छे से तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा सहयोग मेरे जीवन में रहा है, और मतलब एक किस्म से वो मुझे नहीं, सहयोग उनका बाद में रहा होगा, पहले आपने समर्पित खुद को किया होगा। खुद को तो समर्पित किए बिना बातें नहीं होती, है ना, क्योंकि वो आपके अंदर जो चीज़ होती है, मैंने जैसे बताया कि मैंने जॉब छोड़ी थी, मतलब मैंने अपने वेट नहीं की कि मैं 60 साल की हूँ तब मैं, तो क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा वो हो रहा था उतावलापन कि मैं उसको कैसे लेके जी, संगीत के लिए, कुछ लिखने के लिए, जो मैं लिख, अब मेरा बहुत सारा सामान इकट्ठा हुआ है, मैंने किताब प्रकाशन में देनी है, अभी दी तो नहीं है, देनी है, तो वो सब आजकल उसका सुधार कार्य और ये सब चल रहा है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जब हम इस सब में आते हैं तो परिवार का सहयोग तो निश्चित रूप से तो माहौल अब कैसा है? लिखते हैं तो कोई किसी तरह की आपको, मुझे लगता है शिव आपके साथ है, तो शिव और शक्ति जब एक घर में हो, शिव की शक्ति, तो फिर जाहिर सी बात है बड़ा मुकाम हासिल होता है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि देखो, नारी अकेले भी कर लेती है, सब कुछ कर लेती है, लेकिन जब पति का साथ जीवन में होता है, वो बैकबोन बन के साथ होते हैं, तो मैं देख रही हूँ फिर मीता खन्ना हमारे समक्ष आती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि सबसे पहले क्रिटिक तो वही होते हैं। चाहे मैं कुछ लिख के सुनाती हूँ, चाहे एक शेर है, चाहे गजल है, चाहे नज्म है, सबसे पहले तो उनको ही सुननी पड़ती है। अटैक सबसे पहले उन पर ही होता है। चाहे मैं कुछ नई कॉम्पोजिशन बना रही हूँ, क्योंकि कॉम्पोजिशन जब आप बनाते हैं तो बड़ी कच्ची होती है पहले, है ना, तो कितनी कच्ची सुनते 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 फिर उसको पकाया जाता है। कुछ मैं महफिल बुलाती हूँ संगीतकारों को अपने पास, है ना, कीबोर्डिस्ट को, तो तब तक ये सब करते हैं, और फिर जो आते हैं लोग उनके लिए चाय भी बनाते हैं भाई। अच्छा, और खुद उनको नहीं है लिखने का या गाने का शौक नहीं है, लेकिन आपके शौक को जिंदा रखे हुए हैं, आपकी खिदमत में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये सौभाग्य वाली महिलाएं ही होती है जिनकी बैकबोन उनका पति, उनकी ताकत होते हैं, तभी तो मीता खन्ना कहलाती हैं संगीत। और मैं इसमें जरूर कहूंगी, सुधा मूर्ति जी ने अभी पीछे किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि एक सफल औरत के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड का हमेशा साथ होता है, क्योंकि जब तक आपका जो लाइफ पार्टनर अगर आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। सही बात जी, बिल्कुल, मतलब अचीव तो करते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट में उत्साह होता है। हम जिस काम को करते हैं उसमें हमारा जो बचपना है, मस्ती है, अल्हड़ता है, हमारी जो शरारतें हैं जिंदा रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गंभीर नहीं होता। बिल्कुल, ये आप यही कहना चाह रहे हैं। खींचतान नहीं रहती, खींचतान नहीं रहती, नजाकत से, नफासत से एक माहौल होता है कि ठीक है, आप वो दिख रहा है, आपके चेहरे का नूर बता रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। और बड़ा आपने खुद को बड़ा मेंटेन किया हुआ है। ये जो एनर्जी हीलिंग आप करते हैं ना, अब हमारे दर्शकों की भी टीवी के माध्यम से कर दीजिए। बिल्कुल, मेडिटेशन करनी होती है। जो भी हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको भी अपने हाथ का तथास्तु कर दीजिए। आप सभी दर्शक स्वस्थ रहे। मीता खन्ना जी अपनी एनर्जी हीलिंग कर रही है हाथों से जी। मैं इसमें एक लाइन जरूर ऐड करना चाहूंगी कि हम इसमें ज्यादा मेडिटेशंस बहुत करते हैं जी, और एक मेडिटेशन होती है हमारी, उसको प्लेनेटरी पीस। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, वो इंटरव्यू देखकर, मुशायरे देखकर, हमारे लाइव शोज देखकर हमारे जस्ट टीवी के दर्शक इतने एनर्जी हील हो जाते हैं कि वो पूरे एनर्जेटिक होते हैं। जब उनकी कॉल्स आती है ना, तो हमें पता है कि उनको रोकना पड़ता है। इतनी मोहब्बत नवाजते हैं आप है तो कुछ नेचुरली क्यों नहीं होगा, और आपके होने से ही है ये। तो हर एक की अपनी एनर्जी होती है। मैं ये बता रही थी कि हम उसमें मेडिटेशन फॉर पीस एंड इल्यूमिनेशन करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में शांति की बैठ के हम सब जने प्रार्थना करते हैं, तो उससे आवश्यक है तो सभी के चेहरे पे नूर आता है, सभी को खुशी होती है। और एक सवाल और जाते जाते आपसे पूछती हूँ, आपके पसंदीदा शायर कौन है और गायक कौन है जिनसे आप मुतासिर हैं? बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब एक बताइए। तो शायर तो बहुत सारे हैं, और मैं क्या कहना, में सबसे ऊपर जिनके दर्जे को रखते हैं आप? सबसे ऊपर मुश्किल है, मुझे नहीं समझ में आता क्यों। शायरी कुछ अच्छा लग जाता होगा, कहीं पे कुछ। हिंदी के भी कितने कवियों को हमने सुना है, पढ़ा है बचपन में, और अभी भी कुछ याद है ना। मेरा काम तो सवाल करने का है।
हाँ, बाकी गायक गायिकाओं की बात है तो उसमें भी लिस्ट एंडलेस है। हाँ, मैं सभी साधना लोगों के करते आगे हैं। शीश नवाती हूँ और सभी से बहुत कुछ ग्रहण करने का प्रयत्न करती हूँ। जो भी इतना कुछ हमें देकर गए हैं या अभी दे रहे हैं, तो हर एक से मैं तो कहती हूँ कि हम कुछ भी सुनते हैं ना, वो एक हमारे लिए लेसन होता है, सही एक बात सबक है, होता सही है। बात तो है। हम उस सबक को से इतना कुछ अपने अंदर ले लेते हैं, तो उसका फायदा उठाते हैं। तो सही बात पंजाबी है। कहते हैं ना, सबदा खटिया खाने आसी। जी, तो जाते जाते एक तारुफ और प्यारी सी तो गजल। चलिए, मैं अब पंजाबी की बात चली ना, मैंने निकाली तो कुछ और थी, पर मैं अब पंजाबी की आपको छोटी सी नज़म सुनाती हूँ। जी। तो अक्सर हमें ये सुनाई पड़ती हैं बातें आसपास लड़ाई वड़ाई की, तो उसकी बात वैसे हमारा एक पंजाबी शो और आता है जस्ट टीवी पे, ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ अच्छा, चलो फिर मैं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ मेरे को भी ना आपने हिंदी से पंजाबी में मैंने नहीं कहा था आपको। हिंदी से आओ, मैंने पंजाबी नहीं आती, लेकिन मैं हिंदी की आपको एक नज़्म सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। मैंने एक नया दोस्त बनाया है, खुद को खुद ही से मिलाया है। क्या बात है। मैंने एक नया दोस्त बनाया है, खुद को खुद ही से मिलाया है। अब कर लेती हूँ एतबार थोड़ा, नफरत को प्यार से मिटाया है। क्या बात है। रात गहरी है, काली है, अंधेरा लाती है, अरे इससे भी तो सूरज ने हटाया है। आओ कुदरत से प्यार कर लें, आज के हाल में यही सरमाया है। लहजा नरम सा पर बातें तीखी, लहजा नरम सा पर बातें तीखी, इसी अंदाज ने हमें भरमाया है। क्या बात है। वाह। दोस्तों, खामोशी बेआवाज नहीं होती, खामोशी बेआवाज नहीं होती, चुप ने भी बहुत कुछ बताया है। कौन है, कौन आएगा यहाँ, या किसी हवा ने दरवाजा खटखटाया है। हमने अपनों की मुस्कान के लिए, हमने किसी प्यासे अधर की मुस्कान के लिए तन मन धन सभी तो लुटाया है। क्या बात। तन मन धन सभी तो और जब हम दिया। दुनिया में आए हैं, अपना तन मन धन लुटाकर इस पृथ्वी पर जीव की सेवा करेंगे, भूखे को रोटी देंगे, प्यासे को पानी देंगे, किसी अबला की सहायता करेंगे, जरूरतमंद की, तो हमारा जीवन धन्य है, हमारा दुनिया में आना सार्थक है। और दोस्तों, आज आप मीता खन्ना जी से मिले, उनकी शायरी सुनी, उनकी बातें सुनी, उनके बारे में जी, उनके बारे में जाना। मैं तो बस इतना कहूंगी, उनका मिजाज देखकर कि कुछ ऐसा मिजाज है कि सरस्वती पुत्री हैं, वेद भी है, वीणा भी है, साहित्य भी है, संगीत भी है, और इनका मिजाज ही कुछ इतना खूबसूरत मिजाज है कि मैं ये कहना, ये शेर इन पे बिल्कुल ठीक बैठता है कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी सागर तेरा साहिल तेरा। कुछ इस अंदाज से आज आप वाकिफ हुए। और दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई मीता खन्ना जी से और बहुत कुछ जाना आपने इनके बारे में। और अब जो है मीता जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के समा बांधा, बहुत कुछ साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और गॉड ब्लेस एवरीवन। यस, थैंक यू मैम। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई मीता खन्ना जी से, जो कि संगीत और साधना, साहित्य सब कुछ लिए हुए हैं और जानी मानी हस्ती हैं। और किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो कर सकते हैं info@justbroadcasting.com पर अपने सुझाव या राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, मुझे और मीता जी को दीजिए इजाज़त, क्योंकि मुझे फिर लौटना है एक और नए मेहमान के साथ।